हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का है। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। बच्चों, सबसे पहले तो रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सोशलिज्म क्या होता है बच्चों? सोशलिज्म मीन्स समाज में इक्वलिटी, सोसाइटी में इक्वलिटी। सोशलिज्म मीन्स समाजवाद, मीन्स इक्वलिटी इन सोसाइटी। जैसे हमने पढ़ा था, सोशलिज्म मीन्स इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल इन सोसाइटी। अभी हमने पिछला चैप्टर डिस्कस किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सोसाइटी में काफी चेंज आए। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से चेंज आए सोसाइटी में, चेंज इन सोसाइटी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से समाज में चेंज आया काफी। उससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले सोसाइटी बटी हुई थी एस्टेट्स में, सोसाइटी एस्टेट्स में बटी हुई थी। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? इक्वलिटी की बात उठी थी। तो बच्चों, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसने वर्ल्ड वाइड पूरा चेंज किया कि जो ये एरिस्टोक्रेट हैं, ये जो लैंडलॉर्ड हैं, चर्च है, इन्होंने जितना अपनी पावर का मिसयूज किया, इसके खिलाफ जो गरीब लोग हैं वे खड़े हो गए और वो भी डिमांड करने लगे इक्वलिटी की। तो इसका सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का असर पड़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा था वो यूरोप और एशिया में, यूरोप एंड एशिया। एशिया और यूरोप में काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो इसके बाद चेंजेज आए, यूरोप और एशिया में चेंजेज आए। लोग जो है वहाँ पर भी, जैसे अपने इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर था, उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए, हमें भी लिबर्टी चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, उसका मेन एम क्या था? इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो हमारे इंडिया में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोग खड़े हो गए थे। और टू इंडियन लीडर्स, पहले राजा राम मोहन राय और पहले राजा राम मोहन राय और दूसरे जो थे डेरोजियो। पहले राजा राम मोहन राय, सेकंड जो डेरोजियो, इन्होंने सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो जो राजा राम मोहन राय और जो डेरोजियो थे, इन्होंने टॉक ऑफ किसकी बात की थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, किस प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को इंस्पायर किया अपने राइट्स के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशलिज्म क्या है? एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है जिसमें सोसाइटी की इक्वलिटी की बात हो रही थी। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी के अंदर, यूरोप के अंदर 3 तरह की आइडियोलॉजी थी। 3 आइडियोलॉजी थी यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में। ये आइडियोलॉजी क्या थी? कि आइडियाज थे, कि अलग अलग तरह के विचार थे लोगों के बीच में। जैसे कुछ लोग जो चाहते थे, क्या आइडियोलॉजी थी? कुछ क्या चाहते थे लोग कि सम वांटेड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन,
कुछ लोग चाहते थे सोसाइटी का पूरी तरह से चेंज हो जाए, अदर वांटेड ग्रेजुअल चेंजेस। बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 19th सेंचुरी में जो है अलग अलग तरह के आइडियाज यूरोप में डेवलप हुए थे। तो कुछ लोग क्या चाहते थे, क्या आइडियाज थे कुछ लोगों के, कि सोसाइटी को पूरी तरह चेंज होना चाहिए, सोसाइटी को पूरी तरह चेंज कर दो, ओवरऑल चेंज कर दो। दूसरे लोग चाहते थे कि चेंज धीरे धीरे आनी चाहिए। तो इस तरह की जो आइडियोलॉजी थी, क्या थी वो आइडियोलॉजी? सबसे पहली आइडियोलॉजी किसकी थी? लिबरल्स की। पहले लोग कौन से थे? तीन आइडियोलॉजी। सबसे पहले लिबरल्स। ये लिबरल्स कौन लोग थे? लिबरल्स क्या थे? वे ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे वांटेड नेशन, जो देश है, वांटेड नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स वे लोग थे जिनकी आइडियोलॉजी थी, जिनके आइडियाज थे कि कोई भी देश है उसमें सभी धर्मों को आज़ादी मिलनी चाहिए। यानी लिबरल्स ऐसे लोग थे, वे चाहते थे कि देश कैसा होना चाहिए जहाँ सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सके, कोई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ नहीं हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वे अपोज थे, अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर। ऑफ रूलर्स। जो दूसरी बात थी कि वे अगेंस्ट थे कि राजा की अनकंट्रोल्ड पावर के ऊपर। वे मानते थे, लिबरल्स मानते थे, लिबरल्स वे लोग थे जो चाहते थे कि राजा के पास अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होनी चाहिए, राजा को भी अंडर में काम करना चाहिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्लियामेंट होगी। इस तरह से वे दूसरा पॉइंट था, वे राजा की अनकंट्रोल्ड पावर के खिलाफ थे। तीसरा पॉइंट, वे चाहते थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वे चाहते थे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वर्किंग अंडर लॉज। तीसरा पॉइंट था कि जो लिबरल थे वे लोग चाहते थे सरकार कैसे होनी चाहिए, जनता के द्वारा इलेक्टेड। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, जो सरकार बननी चाहिए वो जनता के वोट से बननी चाहिए। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए और वो सरकार नियम से बंधी हो, रूल रेगुलेशन फॉलो करती हो। और साथ में एक और पॉइंट, यहाँ पे जो जुडिशरी है, देश की जुडिशरी, जज है, कोर्ट है, जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। अगला पॉइंट है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी जज किसी के प्रभाव में नहीं हो, ना तो राजा के, ना गवर्नमेंट के, ना ऑफिशियल के। जैसे हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये ना तो ऑफिसर के अंडर में है, ना ही ये लेजिस्लेचर के अंडर में है, ये इंडिपेंडेंट है। अगला पॉइंट, बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। लिबरल जो थे वे डेमोक्रेट्स नहीं थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट मीन्स वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के खिलाफ थे, अगेंस्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्यों? वे अगेंस्ट थे वुमेन के वोटिंग राइट के। लिबरल जो थे वे इस फेवर में नहीं थे कि वुमेन को वोटिंग राइट मिले, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं मिले। वे अगेंस्ट वोटिंग राइट्स टू वुमेन, अगेंस्ट जो है वुमेन वोटिंग राइट, वुमेन के वोटों के खिलाफ थे। दूसरा, वे चाहते थे जो प्रॉपर्टी वाले आदमी हैं, रिच मैन है, सिर्फ उनको ही वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो ये थी लिबरल की पहचान। सेकंड तरह के जो लोग थे
सेकंड तरह के जो लोग थे वो थे रेडिकल्स। सेकंड तरह के जो लोग थे वो थे रेडिकल्स। रेडिकल्स वे लोग थे जो चाहते थे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, समाज में पूरी तरह चेंज हो जाए, कि जो आप ये जो सिस्टम बना हुआ है कोई भी सिस्टम, उसके खिलाफ चेंज आना चाहिए, बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए। तो कैसे? सबसे पहले तो वे क्या थे, वे चाहते थे फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार जो बननी चाहिए इनके हिसाब से, जो सरकार बननी चाहिए और जो है फॉर्म गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी वोट। पहला पॉइंट, रेडिकल ये चाहते थे कि जो सरकार बनती है वो मेजोरिटी से बननी चाहिए, यानी जो मेजोरिटी होता है ज्यादातर लोगों की वोट से बननी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, दे वर इन फेवर ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन। दूसरा पॉइंट, वे इस फेवर में थे कि वो जो वुमेन है, औरतें हैं, उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट, वे क्या थे, वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में थे, सबको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। चौथा पॉइंट इसका, दे वर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे। आपकी फैक्ट्री भी हो, आपका जो है कुछ भी आप काम कर रहे हो, दुकान हो आपकी, निजी आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन किसी खिलाफ थे, बट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू। अब देखो, जो रेडिकल थे वे चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपकी फैक्ट्री भी होनी चाहिए, आपकी दुकान भी होनी चाहिए, आपको कोई इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, आप अपना प्राइवेट काम करो, लेकिन सारी पावर आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। जैसे अंबानी हो गया या टाटा हो गए, इतनी बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा पैसे के मालिक हो। आप अपनी फैक्ट्री चलाओ, आप अपना स्कूल खोलो, आप अपनी कुछ भी काम करो, बट कंसंट्रेशन में ज़्यादा पावर कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट, अगला है तीसरा जो विचारधारा थी, तीसरी तरह की जो विचारधारा थी वो थे कंजर्वेटिव। तीसरी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वे लोग होते हैं जो लोग पुरानी जो बातों को मानने वाले होते हैं, ट्रेडिशन को मानने वाले होते हैं। बेटा, कंजर्वेटिव वे लोग होते हैं जो ट्रेडिशन को मानते हैं। पहला पॉइंट, टिल 18 सेंचुरी तक they were against any change। कंजर्वेटिव वे लोग थे जो इस बात के फेवर में थे कि समाज में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे राजा की पावर है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चेंज हो गई थी राजा की पावर, वे इस बात के फेवर में थे कि राजा की पावर को उतना ही मिलना चाहिए, राजा की पावर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वे एक तरह से सपोर्टर ऑफ किंग। पहला पॉइंट, वे जो थे कंजर्वेटिव के कौन से लोग थे, जो वे लोग थे जो राजा के पावर के फेवर में थे कि राजा की पावर बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन इन 19th सेंचुरी दे फेल्ट दैट चेंजेस वर इनएविटेबल।
इन इन वे ये बात मानने लगे थे कि चेंजेज है इनएविटेबल है, चेंजेज वर इनएविटेबल, साथ में बट changes should be slow, but these should be gradual और स्लो। देखो कंजर्वेटिव वे लोग थे जो चाहते थे कि राजा की पावर बनी रहे। शुरू में तो मानते थे 18th सेंचुरी तक वे मानते थे राजा की पावर अनकंट्रोल होनी चाहिए, राजा की पूरी पावर होनी चाहिए। वे फेवर थे ट्रेडिशन के। ये ट्रेडिशनल लोग होते थे जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले होते हैं, जैसे राजा की पावर बनी रहनी चाहिए। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते वे मानने लगे कि चेंजेज हैं वे नेसेसरी हैं, हम चेंजेज को रोक नहीं सकते। ये लोग मानने लगे थे कंजर्वेटिव्स। लेकिन वे इस बात को चाहते थे, इस बात को वांटेड कि जो चेंजेज आ रहे हैं वे धीरे धीरे होने चाहिए, क्विक नहीं होने चाहिए, जल्दी से नहीं, धीरे धीरे आने चाहिए। रेडिकल चाहते थे क्विक चेंज आना चाहिए। तो देखो फिर थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। यूरोप के अंदर 3 तरह की विचारधारा थी। यूरोप के अंदर 3 तरह की आइडियोलॉजी थी। पहली तरह के लोग थे लिबरल्स। लिबरल वे लोग थे जो चाहते थे जो गवर्नमेंट है या वो कंट्री है उसको सभी रिलीजन टॉलरेट करने चाहिए। लिबरल्स वे लोग थे जो चाहते थे ऑल रिलीजन्स शुड बी टॉलरेटेड इन ए कंट्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे वांटेड एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वे चाहते थे जनता के द्वारा चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। तीसरा पॉइंट, ये ऐसी गवर्नमेंट जो है वो लॉज के अंडर रूल रेगुलेशन में काम करती हो। चौथा पॉइंट, वे चाहते थे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, जज जो कोर्ट है होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना तो वो जो है सरकार के प्रेशर में काम करता हो ना ऑफिसर के अंडर में काम करता हो। बट सबसे बड़ी समस्या थी लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स वे होते हैं जो इक्वलिटी की बात करते हैं, वे इक्वलिटी की बात नहीं करते थे। क्यों? वे चाहते थे, लिबरल चाहते थे वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ रिच मैन को, प्रॉपर्टी वाले आदमी को मिले, और जो है और अगेंस्ट दे वर आल्सो अगेंस्ट वोटिंग राइट गिवन टू वुमेन। दूसरी तरह के जो आइडियोलॉजी थी वो थी रेडिकल्स। रेडिकल वे लोग थे जो चाहते थे समाज में चेंज आना चाहिए, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी जल्दी ओवरऑल चेंज होनी चाहिए, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए सोसाइटी का। वे चाहते थे जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, जो है वो गवर्नमेंट मेजोरिटी के बेस पर बननी चाहिए, लोगों की मेजोरिटी के बेस पर सरकार बननी चाहिए। वे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में थे, यानी वे चाहते थे वुमेन को भी वोटिंग राइट मिलने चाहिए। वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे। मीन्स आपके पास कार, आपके पास फैक्ट्री है, मालिक हो आप फैक्ट्री के, या आपका हॉस्पिटल है, या आपका जो है बड़ा जिम है, कुछ भी हो, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन वे इस बात के खिलाफ थे कि जो बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ ही आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक आदमी के पास बहुत बहुत अनाप शनाप पैसे हैं और दूसरे आदमी गरीब हों, जैसे अंबानी हो गए। वे इस बात के खिलाफ थे कि कुछ ही लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं होना चाहिए। और तीसरे तरह की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कंजर्वेटिव। जो कंजर्वेटिव वे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि जो पुराना राज, पुरानी परंपराएं, पुराने ट्रेडिशंस, पुराने रूल्स बने रहे, वे चेंज के खिलाफ थे। 18th सेंचुरी तक वे चाहते थे कोई चेंज नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते उनकी जो है आइडियोलॉजी चेंज हो गई। वे मानने लगे कुछ चेंज नेसेसरी हैं, सम चेंजेस आर इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है जिसको हम टाल नहीं सकते, जो होकर रहेंगे। लेकिन ये चेंज कैसे होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए। दीज चेंजेस शुड बी स्लोली और ग्रेजुअल। अब अगला पॉइंट हमारा आता है नेक्स्ट। अगला पॉइंट हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी और चेंजेस, क्या चेंज आए थे? देखो क्या हुआ था, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई यूरोप में, इंडस्ट्री बन गई, तो क्या क्या, अब आप बताओ, जब भी इंडस्ट्री आती है तो सबसे पहले क्या बनते हैं, सिटी। तो
जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप हुई यूरोप में 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, 19th सेंचुरी में यूरोप में क्या हुआ था, क्या क्या चेंज हुआ था सोसाइटी में। एक तो सिटी डेवलप हुए, पहला चेंज क्या आया, सिटी डेवलप हुए। दूसरा चेंज क्या हुआ, इंडस्ट्री सेटअप। तीसरा चेंज क्या हुआ, रेलवे एक्सपेंडेड। तो ये चेंज आया यूरोप के अंदर। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से क्या हुआ, एक तो शहर डेवलप हुए, शहर जो है जहाँ पे लार्ज स्केल पॉपुलेशन है, माइग्रेशन हुआ, लोग काम की तलाश में गांव से शहर की ओर आए, तो शहर बनते चले गए। दूसरा इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल रीजन बने, जैसे हमारा दिल्ली के पास गुड़गांव में IMT मानेसर, बावल, या इधर जो है बावल हो गया या निमराना। तो ऐसे ही इंडस्ट्री सेटअप हुई और रेलवे लाइन एक्सपैंड हुई, जगह जगह रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी। एक तो ये चेंज आया सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई, इंडस्ट्री बनते ही सिटी बन गया, क्योंकि अब आपका गुड़गांव है, गुरुग्राम है, जो इंडस्ट्रीज है तो बड़ा शहर बन गया। अब क्या हुआ, एक और सोसाइटी में क्या क्या समस्या आई थी। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार थे। सोसाइटी में क्या कमियां थी, सोसाइटी में वीकनेस क्या क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, वेजेस लो, मजदूरी बहुत कम थी लोगों की। तीसरा पॉइंट क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो पहला तो क्या क्या चेंज है सोसाइटी में, इंडस्ट्री बनी, सिटी डेवलप हुए, रेलवे लाइन एक्सपैंड हुई। अब क्या हुआ कि जब इंडस्ट्री बनी तो लोग काम की तलाश में आए बहुत ज़्यादा, तो क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ, काम कम है, मजदूर ज़्यादा हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा मजदूरी कम, जब लोग ज़्यादा मजदूरी पाएंगे तो मजदूरी कम होगी, उल्टा होता है हिसाब, इन्वर्सल जो है क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मजदूर ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है तो वेजेज कम होगी, लेबर कम है तो वेजेज ज़्यादा होगी, उल्टा होता है हिसाब। और तीसरा लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कोई हिसाब नहीं है, बहुत लंबी जो है काम के घंटे होते थे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक होते थे काम के, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो क्या हुआ, जो लिबरल्स थे, जो लिबरल ये जो लोग जो थे इक्वलिटी की बात करते थे फ्रांस जो सोसाइटी में, जैसे लिबरल रेडिकल्स, वांटेड solution to these problems। तो लिबरल और रेडिकल थे, आपको पता है लिबरल की अभी जो आइडियोलॉजी थी कि इक्वलिटी की बात करते थे, इक्वलिटी की, और जो रेडिकल्स थे लिबरल वे होते हैं जो सभी रिलीजन को टॉलरेट करते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और रेडिकल्स थे जो कि कहते हैं समाज में इक्वलिटी आनी चाहिए, क्विक चेंज आनी चाहिए सोसाइटी में। तो इस तरह के लोग जो चाहते थे कि सॉल्यूशन, ये जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लो वेजेज है, या जो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, इनका सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो दो कैटेगरी थी लिबरल और रेडिकल्स, ये चाहते थे इनकी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ये खुद प्रॉपर्टी थी इनके पास, प्रॉपर्टी ओनर्स, इन्होंने मेहनत करके प्रॉपर्टी कमाई थी, मालिक थे प्रॉपर्टी के, फैक्ट्री थी इनके पास, फैक्ट्री ओनर थे। लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे इनके पास फैक्ट्री थी। ये चाहते थे कि जो वर्क फोर्स है उनको भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। किस फेवर में थे वे, ऑफ इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में थी है कि प्रोटेक्शन ऑफ, वे किस फेवर में थे कि जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, राइट ऑफ वर्कर्स, वे चाहते थे किसके फेवर में थे कि जो वर्कर्स हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इनको भी जो है जो लेबर है इनकी उनका इसको हिसाब मिलना चाहिए। साथ में जो
जो जिनके पास प्रॉपर्टी है वो भी इनका जो है आगे बढ़ाने में इनको कंट्रीब्यूशन दे अपना। अब बच्चों जो लिबरल रेडिकल थे ये फेवर में थे कि जो वर्कर्स हैं उनको भी जो है आगे बढ़ना चाहिए, उनकी भी जो है प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनके राइट को भी जो है बचाना चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। अब आओ नेक्स्ट, अब क्या हुआ था, कुछ नेशनलिस्ट, बच्चों नेशनलिस्ट होते हैं जो नेशन की बात करते हैं, नेशन के लिए लड़ने वाले, एक नेशन को जोड़ने वाले नेशनलिस्ट। तो कुछ नेशनलिस्ट जो थे, कुछ नेशनलिस्ट सम नेशनलिस्ट, कुछ जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट होते हैं नेशन की बात करते हैं, देश को एक करने की बात करते हैं, वो क्या कहते थे कि सोसाइटी चेंज चाहते थे, चेंज इन सोसाइटी थ्रू रिवॉल्यूशन। कुछ जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे रिवॉल्यूशन के द्वारा, क्रांति के द्वारा सोसाइटी में चेंज आना चाहिए जिससे इक्वलिटी आ जाए, फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1855 के बाद, 1855 के बाद एक नेशनलिस्ट थे मैजीनी, गिउसेप्पे मैजीनी। 1850 के बाद मैजीनी ने इटली के अंदर मैजीनी ने सेटअप रिवोल्यूशनरी सोसाइटी इन इटली with the help of other nationalists, बच्चों देखो नेशनलिस्ट कौन थे, जो चाहते थे राजाओं का राज खत्म होना चाहिए, कंजर्वेटिव खत्म होने चाहिए, राजाओं का राज खत्म होना चाहिए, और जो रिवोल्यूशन है क्रांति के द्वारा, रिवोल्यूशन के द्वारा राजाओं की सरकार उखाड़नी चाहिए और इक्वलिटी लानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी सोसाइटी सेटअप की थी, अंडरग्राउंड। तो ये था हमारा इनके बारे में। अब नेक्स्ट हमारा आता है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म। अगला टॉपिक हमारा टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, फिर कह रहा हूं सोशलिज्म मीन्स जो सोसाइटी, जो प्रॉपर्टी है वो कंट्रोल होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। जैसे आज तो हमारे इंडिया में प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कंट्रोल भी है, प्राइवेट भी है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, और कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी, प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड बाय सोसाइटी और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किससे बनती है, सोसाइटी से, है ना। सोसाइटी का गवर्नमेंट का एक ही बात है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, सोसाइटी बनी हुई है। तो सोशलिज्म मीन्स समाजवाद, यानी समाज में सब बराबर हैं, इक्वलिटी इन सोसाइटी। तो इसके बारे में वे कहते थे कि जो सोशलिस्ट, जो सोशलिज्म की बात करते हैं, जो सोसाइटी में इक्वलिटी की बात करते हैं, उन्हें कहते हैं सोशलिस्ट। जो समाज में इक्वलिटी की बात करते हैं उन्हें कहते हैं सोशलिस्ट, समाजवादी। अब वे कहते थे, जो सोशलिस्ट है वे मानते थे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी है इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। जितनी भी बुराइयां हैं समाज में, जितनी भी सोसाइटी में बुराइयां हैं, उसकी जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी प्राइवेट कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ
सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए। आपका खुद प्राइवेट ना तो हॉस्पिटल हो ना कुछ हो जो है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सभी बुराइयों की जड़ है। कैसे कैसे जड़ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या है, वर्कर काम करते हैं। तो देखो फैक्ट्री में प्रोडक्शन कौन करता है, वर्कर्स। फायदा कौन उठाता है, प्रॉफिट कौन लेता है, ऑनर, मालिक। तो प्रॉपर्टी जो प्राइवेट है वो झगड़े की जड़ है। तो ऐसे ही सोशलिज्म का जो आइडिया है, ऐसे ही जो सोशलिस्ट का आइडिया तो है, उसका विचार दिया था जो है एक कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का आइडिया, कोऑपरेटिव मीन्स सारे मिलकर काम करेंगे। कोऑपरेटिव क्या होता है बेटा, कोऑपरेटिव में क्या मतलब था कि कोऑपरेटिव क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ लोगों का एसोसिएशन जो काम करते हैं। क्या करते हैं, हु प्रोड्यूस्ड गुड्स वर्किंग टूगेदर एंड शेयर द प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। बेटा देखो कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव क्या, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन कैसे कि क्या होता है कोऑपरेटिव, एसोसिएशन ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप। एसोसिएशन होता है ग्रुप, लोगों का समूह। कुछ लोग मिलकर इकट्ठा चीज बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं वो मिलकर काम करते हैं, और जितना जिसने काम किया उतना ही वो प्रॉफिट बांट लेते हैं। तो कोऑपरेटिव क्या होता है, लोगों का एसोसिएशन। कुछ जैसे मान लो हम 8-10 मेंबर्स हैं, हमने मिलकर क्या करा, एक फैक्ट्री लगाई, और उसमें जो जितने पैसे लगा रहा है, जो जितना काम कर रहा है, उतना उसको प्रॉफिट मिल रहा है। शेयर, प्रॉफिट को अपने शेयर कर रहा है, ऐसे कहेंगे कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव का सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था, कोऑपरेटिव का साउथ सबसे पहले कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश की थी रॉबर्ट ओवन ने। सबसे पहले कोऑपरेटिव जो है सबसे पहले बनाई थी किसने, रॉबर्ट ओवन ने। कौन था ये, एक अंग्रेज था। रॉबर्ट ओवन एक अंग्रेज मैन्युफैक्चरर था। रॉबर्ट ओवन बेटा एक जो अंग्रेज मैन्युफैक्चरर था, जिसने की सबसे पहले जो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी। उसने, रॉबर्ट ओवन ने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी, यानी कोऑपरेटिव काम किया था, मिलकर काम किया था। कहाँ पर, इन सबसे पहले इस जो इसे बनाई थी, कहाँ बनाई थी, न्यू हार्मोनी में। इन न्यू हार्मोनी, इन न्यू हार्मोनी इन यूएसए। देखो बच्चों, रॉबर्ट ओवन ने सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी कि मिलजुल के काम करने की, जो है उसने बनाया था अपना कोऑपरेटिव जो है। कौन था रॉबर्ट ओवन, एक अंग्रेज, एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर था। उसने अपनी एक जो है कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी, न्यू हार्मोनी, अमेरिका में। और बच्चों इसके बाद न्यू हार्मोनी इन यूएसए में कौन सी जगह थी, इंडियाना, यूएसए। तो इंडियाना के अंदर उसने अपनी जो है ये सोसाइटी बनाई थी। अब नेक्स्ट आता है, फिर एक और आदमी था, उसका नाम था लुइस ब्लैंक। लुइस जो ब्लैंक था, एक और आदमी था लुइस ब्लैंक, LOUISBLANC। ये फ्रेंच था। इसने कहा था कि गवर्नमेंट शुड एनकरेज कोऑपरेटिव।
लुइस ब्लैंक जो था एक फ्रेंच था, उसने कहा था कि कोऑपरेटिव अपने आप नहीं बनेंगी, आदमी अपने आप इकट्ठे नहीं होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव बनानी पड़ेगी, लोगों के जब मिलजुल काम करने की लोगों की हैबिट जो है गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी, ये आइडिया रखा था लुइस ब्लैंक ने। अब दो हैं मेन, फिर आए थे कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने किताब लिखी दास कैपिटल, CAPITL। कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट थे, ये कम्युनिस्ट थे, बताता हूं आपको कम्युनिस्ट क्या होते हैं, और इनका दोस्त एक फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल जो थे, इन्होंने क्या कहा था कि वर्कर्स जो थे, वर्कर्स वर्क बट प्रॉफिट टेकन बाय ओनर। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का मानना था कि वर्कर मेहनत करते हैं और फायदा कौन ले जाते हैं, मालिक। तो इस वे चाहते थे कि जो वर्कर हैं जो उनको दे शुड ओवरथ्रो, दे शुड कंट्रोल प्रॉपर्टी, क्योंकि मालिक जो है एज जो ओनर है नेवर शेयर प्रॉफिट, जो मालिक है वो कभी अपने प्रॉफिट को शेयर नहीं करेगा, इसलिए। और जो मालिक होता है जो वो क्या आता है, अपने कैपिटल बढ़ाता है, तो मालिक कहेंगे कैपिटलिस्ट अर्न प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स, कि मजदूर काम करता है और जो मालिक है वो फायदा वो कमाता है, तो इसे कहते हैं कैपिटलिस्ट, जब प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। तो ऐसी सोसाइटी के खिलाफ थे कार्ल मार्क्स, वे चाहते मजदूरों को कभी मालिक राइट नहीं देंगे, अपने प्रॉफिट में कभी शेयर नहीं करेंगे मालिक मजदूरों को, इसके लिए मजदूरों को खुद आगे आना पड़ेगा और उन्हें इन मालिकों को कारखाने से भगाना होगा और अपनी खुद की जो वहाँ पे पावर सेटअप करनी पड़ेगी। तो मानते थे कि कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स शुड ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट्स, वर्कर्स को जो पूंजीपति हैं, जो पैसे कमाते हैं, जो पूंजीपति हैं उनको हटाना पड़ेगा और अपनी खुद की एंड कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी खुद मालिक बनना पड़ेगा। इस सिस्टम को कहते हैं कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट। तो एक कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्थापना करना चाह रहे थे जिसमें कि मजदूरों के पास असली पावर हो। अभी तक तो क्या कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, जहाँ ओनर के पास जो मालिक है उसके पास पावर होती है, जैसे फैक्ट्री का ओनर है वो उसकी सारी डिसीजन वो खुद लेते हैं। लेकिन कैपिटलिस्ट जो है कम्युनिस्ट सिस्टम में मजदूरों की सरकार होगी, मजदूर डिसीजन लेंगे, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, मजदूर डिसीजन लेंगे बजाय कैपिटलिस्ट के। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद मजदूरों के लिए जो है सोशलिस्ट जो थे उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल स्थापना की। सेकंड इंटरनेशनल स्थापना करी जो सेकंड इंटरनेशनल क्या थी, वाज इंटरनेशनल
एसोसिएशन फॉर सोशलिस्ट, फॉर सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट थे उनकी जो है एसोसिएशन बनी 1870 में। इन 1870 जो बनी थी इनकी एसोसिएशन, और इसके आधार पर ही फ्रांस में सबसे पहले जब 1905 में लेबर पार्टी बनी, मजदूरों की पार्टी बनी इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी मजदूरों की जो है, और इसके बाद सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल इसको कहते हैं एसपीडी इन जर्मनी। तो ये क्या है, ये मजदूरों की एसोसिएशन बनी। सर ये सेकेंड इंटरनेशनल क्या है, मजदूरों के फेवर के लिए जो एसोसिएशन बनी 1870 में। 1870 में जो मजदूरों के लिए, मजदूरों के फेवर में जो एसोसिएशन बनी इंटरनेशनल थी, वो उसको नाम दिया गया सेकेंड इंटरनेशनल। इसी प्रकार से मजदूरों की जो पार्टी जो बनी थी वो बनी थी लेबर पार्टी ब्रिटेन के अंदर 1905 में, और एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी कहते हैं इसको इन जर्मनी, और सोशल पार्टी फ्रांस में बनी थी। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी जो है यू कैन डिस्कस, एंड आई होप you might have understood this topic very well. Thank you beta.